अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए बेटा। हमारा टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना भाई। आज उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई। आज हमें डिस्कस करना है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स रिलेटेड टू हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हम वही कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ना भाई। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, इनफैक्ट उनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो भी डिस्कस किया, है ना भाई। उनका नॉमेनक्लेचर भी डिस्कस किया, उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ लिया। बस अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है वो क्या है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो आज हम उसको भी फिनिश कर देंगे, है ना भाई। फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने के लिए, है ना भाई। रेफरेंस बुक के क्वेश्चन लगाने के लिए इनफैक्ट आप सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगाइए बेटा, है ना। बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना भाई। चलिए देखिए, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स बेटा, है ना भाई। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ना है उसका नाम क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड डाइक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ना है। कौन सा कंपाउंड है बेटा, डाइक्लोरोमीथेन, है ना भाई। CH2Cl2, CH2Cl2, है ना भाई। और इसी को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड। क्या नाम देते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड। मैं आपको बताता हूँ इसको शॉर्ट में ना क्या बोलते हैं, DMC। क्या बोलते हैं, DMC, डाइक्लोरोमीथेन, है ना भाई। ये एरो पे आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, DMC के फॉर्म पे मिलेगा भाई, है ना भाई। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िए, मिथाइलिन क्लोराइड इज अ कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। तो ये कैसा होता है हमारे लिए, कलरलेस होगा और स्वीट स्मेलिंग होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है और लिक्विड फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या आई यहाँ पे कि मिथाइलिन क्लोराइड एक कलरलेस और स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होने वाला है। फिर उसके बाद क्या बताया गया, इट इज वॉलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, है ना भाई। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। कितना बताया गया, 313 केल्विन। कितना बताया गया, 313 केल्विन। यहाँ पे वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है, ऐसा लिक्विड जो जल्दी से बॉयल हो जाए, है ना भाई। बॉयल हो जाए, जिसकी वेपर्स जल्दी से फॉर्म हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड बोलेंगे बेटा, है ना भाई। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना भाई। बस इतना याद होना चाहिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और ये जल्दी से क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाते हैं या बॉयल हो जाता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ज्यादा कुछ नहीं, हम इसको डेंसिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और कुछ नहीं, डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1.37 गिवन है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर आते हैं हम लोग इसके यूजेस के ऊपर, है ना भाई। फिर हमें किसके बारे में पढ़ना है, इसके यूजेस क्या क्या है, डाइक्लोरोमीथेन के यूजेस क्या क्या है। तो पहला यूजेस देखते हैं हम लोग, तो वहां पे हमें पता चलता है कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, है ना भाई। ये किसकी तरह यूज करने वाले हम लोग इसे, सॉल्वेंट की तरह यूज करने वाले। इन अ पेंट रिमूवर एंड ऑल्सो अ मेटल क्लीनिंग एंड अ फिनिशिंग सॉल्वेंट। तो हम लोग जो मेटल क्लीनिंग करते हैं, है ना भाई, और जो पेंट रिमूवर होता है वो सब किससे मिलके बनाते हैं, डाइक्लोरोमीथेन से मिलके बनाएंगे। सेकंड यूज देखिए क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो फ्लेमेबिलिटी, लो इनफ्लेमेबिलिटी, है ना भाई। तो ये जलता नहीं है इतनी आसानी से। इट इज एन इफेक्टिव सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन इन फार्मास्यूटिकल, है ना भाई। तो किसकी तरह है, ये इफेक्टिव सॉल्वेंट है। अभी ऊपर भी देखा हमने, यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा था और यहाँ पर भी हमने देखा ये किसकी तरह यूज हो रहा था, सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है बेटा। एक्सट्रैक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल, तो जो हमारे पास दवाइयाँ वगैरह बनती है ना, तो हम जब उनकी प्रिपरेशन करते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन प्रोपेलेंट। किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्रोपेलेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। इन एरोसॉल में, एरोसॉल में जो हमारे पास होते हैं तो उनके अंदर हम लोग इसको प्रोपेलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं भाई, जो हमारे पास ठंडा करने के काम में आते हैं, है ना भाई। तो रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे और डीवैक्सिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे।
है ना भाई, डीवैक्सिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर इसमें क्या लिखा है, मिथाइलिन क्लोराइड इज नोन टू हैव हार्मफुल इफेक्ट, उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट किसके ऊपर होते हैं बेटा, ये आप ध्यान देंगे, हार्मफुल इफेक्ट ऑन ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है उसका, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर उसका हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है। फिर आगे देखते हैं हमारे पास क्या बात लिखी हुई है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, एक्सपोजर टू लो लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर। अगर हमारे पास मिथाइलिन क्लोराइड है और उसको हम एयर में छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो लीड टू स्लाइट इम्पेयर्ड हेयरिंग एंड विजन। तो हमें पता है क्या होगा भाई, हमें मतलब ध्यान से तो दिखाई भी नहीं देगा, और हम थोड़ा सुनने की ताकत भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है। However, exposure to high level of methylene chloride can cause dizziness। डिजीनेस मतलब क्या है, आप बेहोश हो सकते हैं, नौजिया हो सकता है, आपको टिंगलिंग फीलिंग आ सकती है, नम्बनेस हो सकती है, आप मतलब एक तरीके से आप ऐसा मान के चलिए, आपको बेहोश मतलब कुछ एहसास ही नहीं होगा कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है ना भाई। तो वो नमनेस आपको फीलिंग हो सकती है टोज में, और आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वहां पे हमारे पास फिंगर है भी या नहीं है। तो इसके अगर आपने हाई डोजेस ले ली किसकी, मिथाइलिन क्लोराइड की, तो वहां पे क्या पता चलता है हमें, वो डिजीनेस आती है, नोजिया होता है, टिंगलिंग फीलिंग आती है। मोर ओवर इन ह्यूमन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद स्किन कॉजेस इंटेंस बर्निंग, है ना भाई। यहाँ पे क्या होता है हमारे लिए, अगर वो हमारे हाथ पे गिर जाए मिथाइलिन क्लोराइड, तो हमें कैसा फीलिंग आएगी भाई, एक तरीके से इरिटेशन होने लगेगी, इरिटेशन होने लगती है। तो यहाँ पे क्या लिखा, माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन। अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए आपके, अभी तो हमने वेपर्स इनहेल की थी, तो हमें क्या हो रहा था, थोड़ी सी वेपर इनहेल करो तो इम्पेयर्ड हेयरिंग हो जाएगी और विजन हो जाएगा, मतलब हम देखना और सुनने की ताकत हमारी ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर आप हाई लेवल ले लेते हैं उसकी मिथाइलिन क्लोराइड की वेपर, आप इनहेल कर लेते हैं बहुत ज्यादा लेवल में, तो आप बेहोश भी हो सकते हैं और आपको नमनेस भी फील होगी, है ना भाई। फिर क्या लिखा, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आईज कैन इवन बर्न द कॉर्निया। अगर हमारे पास आंख में वो चला जाता है तो देखिए कितना हार्मफुल है, कॉर्निया को बर्न कर देगा, है ना भाई, बर्न द कॉर्निया। कॉर्निया को वो क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है ना भाई। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि भाई केमिस्ट्री लैब सबसे खतरनाक होती है हमारे लिए। क्यों होती है खतरनाक, क्योंकि वहां पर रखे हुए केमिकल्स कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए जब तक हमें किसी केमिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, तब तक आप किसी केमिकल के साथ खिलवाड़ ना करें। तो देख रहे हैं आप, डाइक्लोरोमीथेन अगर आपके हाथ पे गिर गया तो आपको बर्निंग हो सकती है, इंटेंस बर्निंग सेंसेशन होगी, आपकी स्किन रेड हो जाएगी, इरिटेशन फील होगी। और क्या है, अगर आपकी आंख में चला गया तो फिर आपकी आंख में क्या हो सकता है, जो कॉर्निया होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर, वो जल सकती है भाई, है ना भाई, जलन हो जाएगी उसमें। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कॉर्निया ऑफ एनिमल वॉज डैमेज्ड व्हेन एक्सपोज टू वेपर ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। अगर आप उसकी वेपर को देखते भी हैं ज्यादा टाइम के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, वहां पे आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, है ना भाई। इसलिए प्रीफर किया करे कि हम लोग जब भी डाइक्लोरोमीथेन से काम कर रहे हो भाई, तो एक सेपरेट एनवायरनमेंट, हम फ्यूम हुड में उससे काम करें। किसके अंदर काम करें भाई, फ्यूम हुड के अंदर काम करें। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसके अंदर काम करना चाहिए बेटा, हमें फ्यूम हुड के अंदर काम करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो डाइक्लोरोमीथेन के बारे में आपको जाननी जरूरी थी। अब उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन के ऊपर, दैट इज क्लोरोफॉर्म। इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये बहुत कॉमनली हमको अवेलेबल हो जाता है, क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। क्या होने वाला है इसका केमिकल फॉर्मूला, CH Cl3। मतलब एक तो कार्बन होगा और 3 क्लोरीन लगे होंगे भाई, 3 क्या लगे होंगे, क्लोरीन, और एक क्या लगा होगा बेटा, हाइड्रोजन लगा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास किसका स्ट्रक्चर होने वाला है, ट्राइक्लोरोमीथेन का, या फिर क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होने वाला है। इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, है ना भाई। तो क्लोरोफॉर्म का देखते हैं भाई क्या लिखा है, क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन द लैब। इसका प्रिपरेशन पूछा जा सकता है बेटा आपसे, क्लोरोफॉर्म लैब में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है ना भाई, क्या है प्रेजेंट, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना भाई। तो इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करें, वाटर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होगी वहां पर,
क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। अगर मैं इस क्लोरीन गैस को पास करूं भाई, किसके अंदर पास करूं? एल्कोहल के अंदर पास करता हूं, तो आप नोटिस करेंगे ये कौन सा एल्कोहल है हमारे लिए? इथाइल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा? ये इथाइल अल्कोहल है। इसका आपको नाम भी पता होना चाहिए, कौन सा अल्कोहल है? इथाइल अल्कोहल, है ना भाई। तो इथाइल अल्कोहल में मैंने कौन सी गैस को पास किया? क्लोरीन गैस को पास किया। तो वहां पे क्या हो जाता है हमारे लिए? एक तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? एसीटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड, है ना भाई। इसका नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड नाम है। और ये एसीटल्डिहाइड के ऊपर फर्दर क्लोरीन गैस रिएक्शन करेगी। अब देखिए कि क्लोरीन गैस तो प्रोड्यूस हो ही रही है, तो एसीटल्डिहाइड फॉर्म हो गया, उस एसीटल्डिहाइड के ऊपर फिर से क्लोरीन गैस। तो फिर यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा। इस कंपाउंड का नाम क्या है? ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड। और इसी को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? क्लोरल के नाम से बुलाते हैं। ये कंपाउंड देख रहे हैं आप, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड Cl3CCHO, यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं मैं। देखिए भाई, C, यहां पर Cl, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, और यहां पर कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। तो इस कंपाउंड को नाम हम लोग क्या नाम देते हैं भाई? क्लोरल भी नाम देते हैं। इसको नाम क्या देने वाले हैं? क्लोरल। क्लोरल नाम देंगे, है ना भाई। तो ये क्लोरल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना। अभी आप देखेंगे डीडीटी के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्लोरल कैसे बनता है हम लोग? जब हमारे पास कोई एल्डिहाइड हो। कौन सा एल्डिहाइड हो? इथाइल एल्डिहाइड। इथाइल एक तरीके से एसिटल्डिहाइड हो, उसके ऊपर हम किसकी रिएक्शन कराएं? क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराएं। तो इसके सारे के सारे हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन देख रहे हैं ना आप, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए किससे? क्लोरीन से। तो फिर यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होता है बेटा? क्लोरल का प्रोडक्शन होता है। यही कंपाउंड कौन सा है हमारा? क्लोरल है। क्लोरल है ना भाई। और साथ में HCl तो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। अब ये जो क्लोरल बनता है ना बेटा, इसके ऊपर हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड कौन सा होगा बेटा? यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बन गया है भाई? एक तरीके से ये बन गया है क्लोरोफॉर्म। ये कौन सा कंपाउंड बन गया है? क्लोरोफॉर्म बन गया है। तो अगर हमारे पास क्लोरल होता है और उसकी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिस्टिलेशन करते हैं तो वहां पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको यहाँ पे ये वाली बात इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। पहली ये वाला स्टेप, दूसरा ये वाला स्टेप, तीसरा ये वाला स्टेप, सॉरी तीसरा ये वाला स्टेप, एंड फोर्थ ये वाला स्टेप। ठीक है भाई, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ये 4 स्टेप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि क्या हुआ हमारे पास? क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? पहले स्टेप में हमने ब्लीचिंग पाउडर और वाटर की रिएक्शन कराई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस रिलीज हुई। अब वही क्लोरीन गैस जाके किसके साथ रिएक्शन करेगी? इथाइल अल्कोहल के साथ, तो एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। अब एसिटल्डिहाइड के साथ फर्दर क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगी तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा? क्लोरल फॉर्म हो जाएगा। जब हम क्लोरल का डिस्टिलेशन करेंगे किसके साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाता है बेटा? क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो जाता है। तो ये तो हमारे पास एक प्रोसेस था। ये कौन सा प्रोसेस था? फर्स्ट प्रोसेस था, प्रोसेस नंबर 1 था, है ना भाई। इस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। दूसरे प्रोसेस में क्या है हमारे पास? देखिए, अगर हमारे पास फिर से ये पहला स्टेप है कि हमने वही ब्लीचिंग पाउडर लिया है, ब्लीचिंग पाउडर का फिर से वही ऑक्सीडेशन कराया, तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे? क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे क्लोरीन गैस की रिएक्शन हमने ये किसके साथ करा दी है? इस कंपाउंड का नाम क्या है भाई? बताइए। एसीटोन। इसका नाम क्या होता है हमारे लिए? एसीटोन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसीटोन। तो अगर मैं एसीटोन के साथ रिएक्शन करा देता तो इसका नाम क्या बनता है? ये ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्राइक्लोरो एसीटोन, है ना भाई। यहाँ पे तीनों के तीनों आप नोटिस कर रहे हैं, ये 3 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गए हैं किससे? क्लोरीन से। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? ट्राइक्लोरो एसीटोन। और इस ट्राइक्लोरो एसीटोन की जब हम लोग डिस्टिलेशन कराएंगे, देखिए यही तो है ट्राइक्लोरो एसीटोन, और इसकी डिस्टिलेशन हम लोग किसके साथ में करा रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? यहाँ पे आप नोटिस करेंगे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है ना भाई। तो यहाँ पे ये देखिए, ये स्टेप 2 हो गया, और ये कौन सा हो गया? स्टेप 3 हो गया। और ये हमारे पास प्रोसेस कौन सा था? सेकंड प्रोसेस था।
सेकेंड प्रोसेस से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो आपको पहला प्रोसेस तो याद रखना ही पड़ेगा। पहले प्रोसेस में हमने जो कंपाउंड यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, एसिटल्डिहाइड, उसके ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन की है तो क्लोरर फॉर्म हुआ है। दूसरे प्रोसेस में हमने एसीटोन का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, एसीटोन का, फिर उसके ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन कराई है तो हमारे पास ट्राइक्लोरो एसीटोन फॉर्म हुआ है। फिर उसके बाद डिस्टिलेशन कराया, डिस्टिलेशन कराने के बाद हमें क्या पता चला कि वहां पे क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो रहा है। ठीक है भाई। अब देखते हैं इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये कैसा होता है, हमारे पास कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म कैसा होने वाला है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होने वाला है। ये नेचर में कैसा होता है, कलरलेस होता है और ऑयली टाइप का होता है सब्सटेंस। और क्या होता है, पेकुलियर सिकली स्मेल होती है इसकी। कैसी होती है, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। एक तरीके से आप ऐसा मान के चलिए, बहुत गंदी सी स्मेल आएगी आपको, है ना भाई। और उसका टेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो कैसा टेस्ट होगा, बर्निंग टेस्ट। वैसे ये प्रीफर नहीं किया जाता है कि आप किसी भी केमिकल को टेस्ट करें, बट यहाँ पर टेस्ट मेंशन किया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उसको अपनी जीभ पर रखेंगे तो कैसा टेस्ट आएगा, उसको बर्निंग टेस्ट आएगा। फिर क्या बोल रखा है, इट इज हैवियर देन वाटर। वो कैसा होता है भाई, उसकी डेंसिटी वाटर से तो ज्यादा होती है। तो अगर हम वाटर और ट्राइक्लोरोमीथेन ले लेते हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, तो क्लोरोफॉर्म नीचे सिंक कर जाएगा वाटर में, है ना भाई। वाटर की डेंसिटी लो होगी एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म। फिर क्या बोल रखा है, इट इज स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर। तो मतलब वो क्या होता है, वाटर के अंदर सॉलेबल होता है, थोड़ा थोड़ा सॉलेबल होता है, स्पेरिंगली सॉलेबल है ना भाई, स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर, थोड़ा थोड़ा सॉलेबल है वो, ज्यादा अच्छे से सॉलेबल नहीं है। बट रेडिली सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बड़े आराम से घुल जाता है। तो जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आपने क्या यूज किया है, इथेनॉल या फिर ईथर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वाटर के अंदर देखा तो थोड़ा बहुत ही डिसॉल्व होता है, ज्यादा इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है भाई। फिर क्या बोल रखा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ पॉइजनस कंपाउंड। वो कैसा कंपाउंड है बेटा, पॉइजनस कंपाउंड है, उससे बच के रहना चाहिए, है ना भाई। रीजन क्या है पॉइजनस कंपाउंड का, वो अभी हम देखेंगे कि फॉस्जीन प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए क्या लिखा है, वेपर व्हेन इनहेल्ड कॉजेस अनकॉन्शियसनेस। क्या हो जाएगा वहां पे, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी। अगर आपने क्लोरोफॉर्म की वेपर को क्या कर लिया भाई, इनहेल कर लिया। इफ यू हैव इनहेल्ड द वेपर्स ऑफ chloroform, then what is going to happen, you are going to feel unconscious, है ना भाई। this is the reason, due to this reason chloroform is used as an anesthetic. Why chloroform is used as an anesthetic, because you get unconscious, आप क्या हो जाते हैं भाई, बेहोश हो जाते हैं। तो अगर आप बेहोश हो जाएंगे तो फिर वो एनेस्थेटिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना भाई। तो अनेस्थेटिक की तरह हम लोग किसको इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, इसको क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज इनटू अ पॉइजनस कंपाउंड कॉल्ड फॉस्जीन। वो कंपाउंड क्या बन जाता है बेटा, फॉस्जीन बन जाता है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अगर क्लोरोफॉर्म की हम लोग रिएक्शन देखें एयर के साथ में तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, फॉस्जीन गैस का प्रोडक्शन करेगा। तो आप नीचे वाली जो रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये वाली रिएक्शन जो देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म है ना भाई, वो क्लोरोफॉर्म किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट कर रहा है। और किसका प्रोडक्शन कर रहा है, फॉस्जीन गैस का प्रोडक्शन कर रहा है। ये जो गैस बन गई है ना, ये बहुत पॉइजनस होती है ना भाई। कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं हम इसे, और इसी को हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला होगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर Cl और यहां पर भी Cl। ये फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला होता है, और ये बहुत ही कैसी होती है, पॉइजनस होती है ना भाई। ये कैसी होने वाली है हमारे लिए, पॉइजनस गैस होने वाली है। तो आपको ये बात इंपॉर्टेंट नोट करनी पड़ेगी कि हमारे पास फॉस्जीन गैस कैसी होती है, पॉइजनस होती है। ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, सिंस फॉस्जीन इज वेरी पॉइजनस। देखिए फिर से वही बात लिखी है, फॉस्जीन इज वेरी पॉइजनस, है ना भाई, पॉइजनस है हमारे लिए। एंड its presence makes chloroform unfit for used as an anesthetic, है ना भाई। तो पहले तो हम लोग ऐसे यूज कर रहे थे अनेस्थेटिक की तरह, अब इस्तेमाल नहीं करते। रीजन पता है क्या है, कि अगर आपने क्लोरोफॉर्म को थोड़ा देर के खुला छोड़ दिया तो एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है,
और लाइट भी प्रेजेंट है, तो एयर और लाइट की प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म कर लेगा, फॉस्जीन गैस। और फॉस्जीन गैस क्या होती है हमारे लिए, खतरनाक होती है ना भाई। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप पहले जरूर यूज करते थे, लेकिन अब हम इसे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं फॉस्जीन गैस को। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सिंस क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एनास्थेटिक पर्पस, देयरफॉर इट्स स्लो ऑक्सीडेशन टू फॉस्जीन मस्ट बी प्रिवेंटेड। तो हम ये चाहते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट कर ले। द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टेकन टू कीप क्लोरोफॉर्म प्योर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। तो अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म को किसके अंदर रखे, डार्क कलर की बॉटल के अंदर रखे, तो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सनलाइट से। द बॉटल कंटेनिंग क्लोरोफॉर्म आर कंप्लीटली फिल्ड टू ब्रिम एंड द प्रॉपरली स्टॉपर्ड आउट टू कीप द एयर आउट। मतलब हमारे पास उस बॉटल को पूरा फुल भर दो, कितना भर दो, पूरा फुल भर दो, और उसके ऊपर स्टॉपर लगा दो ताकि उसके अंदर एयर एंटर कर ही ना पाए। और जितनी भी एयर होगी वो ऑलरेडी रिएक्ट कर जाएगी, तो थोड़ा बहुत ही अमाउंट फॉस्जीन का होगा। तो जब आप उसे खोलेंगे तो फॉस्जीन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और हमारे पास क्या रहेगा भाई, एक तरीके से प्योर क्लोरोफॉर्म गैस ऑब्टेन होगी। फिर क्या बोल रखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ 0.6 to 1% एल्कोहल इज एडेड। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। क्या बोला यहाँ पे, 0.6 से 1% हम लोग क्या मिला सकते हैं उसके अंदर, एल्कोहल मिला सकते हैं। रीजन क्या होता है कि जहां पे भी फॉस्जीन गैस होती है ना, ये कौन सी गैस है हमारे लिए, फॉस्जीन गैस। और ये फॉस्जीन गैस ना किसके साथ में रिएक्ट करने वाली है बेटा, ये रिएक्ट करने वाली है इस एल्कोहल के साथ में, इस एल्कोहल के साथ में रिएक्ट कर लेगी। तो ये अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बनाती है, उसका नाम क्या है, नॉन टॉक्सिक डाईइथाइल कार्बोनेट। ये डाईइथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेती है। समझ में आई बात। वैसे तो इसको प्रीफर नहीं किया जाता, प्रीफर क्या किया जाता है, डार्क बॉटल में रखो उसको बिल्कुल फुल भर के, है ना भाई, क्योंकि है तो ये भी केमिकल, है ना भाई। तो इसको हम लोग प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पर रिएक्शन के बारे में बताया गया है। रिएक्शन क्या बताई गई है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ सिल्वर पाउडर। किसके साथ में रिएक्ट करेगा, सिल्वर पाउडर के साथ में। तो कौन सी गैस देगा, इथाइन गैस। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे हमने सिल्वर पाउडर का इस्तेमाल किया। कौन सा यूज किया बेटा, सिल्वर पाउडर। तो आप यहाँ पे नोट करके लिखिए कि Ag हैज हाई एफिनिटी फॉर हेलोजन एटम, फॉर हेलोजन एटम्स। तो सिल्वर जहां पे भी दिखाई दे वहां पे आपको क्या सोचना, वो किसके साथ कंबाइन हो रहा होगा भाई, किसके साथ कंबाइन हो रहा होगा, हेलोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा होगा। तो देखो वही काम हो रहा है। यहाँ पे सिल्वर लिया था हमने, और यहाँ पे तीन 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 6 सिल्वर लिया, तो 6 AgCl क्या हो गए, बाहर निकल गए, और बाकी बचा हुआ कंपाउंड इथाइन गैस हमारे लिए क्या हो गई, फॉर्म हो गई। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ये, है ना भाई। अब यूजेस देख लेते हैं हम लोग, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, कहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये यूज देखिए क्या लिखा है, इन इंडस्ट्री क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। किसकी तरह इस्तेमाल करने वाले, सॉल्वेंट की तरह, फॉर फैट एल्कलॉइड आयोडीन वैक्सेस एंड रबर। तो मतलब सीधी सीधी बात है, हम लोग इसको किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे। फिर क्या लिखा है, इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, बट दीज डेज इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर एनेस्थेटिक। अब हम लोग पहले जरूर यूज करते थे एनेस्थेटिक की तरह, अब यूज नहीं करते बेटा एनेस्थेटिक की तरह क्लोरोफॉर्म को, ठीक है भाई। इनफैक्ट अब तो क्लोरोफॉर्म को लैब में खरीदने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है ना भाई। तो जैसे जो लैब होती है हमारे लिए, स्कूल की लैब में अगर आप चाहेंगे क्लोरोफॉर्म मिल जाए, तो जिनके पास होगा वो पुराना वाला होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हमें मिल जाए स्कूल की लैब में, तो फिर वहां पे क्या होगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप क्लोरोफॉर्म को मंगा सकते हैं, ठीक है भाई। वैसे तो क्लोरोफॉर्म अलाउड नहीं होती है। फिर क्या लिखा हुआ, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर एनेस्थेटिक सच एज ईथर्स। तो हम लोग ईथर का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या हो रहा है, इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। तो अगर हम लोग लैब में सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोपिक्रिन। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है क्लोरोपिक्रिन, है ना भाई। एंड क्लोरेटोन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, क्लोरेटोन एंड क्लोरोपिक्रिन। अगर हमें इनकी फॉर्मेशन करनी है तो हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है बेटा, क्लोरोफॉर्म का यूज करना पड़ता है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, ये बात तो ठीक है।
और इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन। फ्रीऑन एक ऐसी गैस होती है जिसके प्रोडक्ट जो हमारे लिए किसकी तरह इस्तेमाल होती है, रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल होती है, तो उसके प्रोडक्शन में हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका नाम क्या होता है, R22, है ना भाई, रेफ्रिजरेंट R22 होता है। तो उसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या लिखा है, इन अर्लियर डेज क्लोरोफॉर्म वॉज यूज्ड एज इन जनरल एनेस्थेटिक इन द सर्जरी। पहले उसको एनेस्थेटिक की तरह यूज करते थे। दिस इज बिकॉज इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। It has been observed that breathing about 900 part of chloroform parts per million of air for a short time cause dizziness, fatigue and headache. Chronic chloroform exposure में डैमेज लीवर एंड किडनी, है ना भाई, जो हमारे पास लीवर और किडनी होता है उसको डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेटाबोलाइज होता है और तो क्या बना देता है, मेटाबोलाइज टू पॉइजनस फॉस्जीन। अपनी बॉडी में फॉस्जीन गैस बन जाएगी बेटा, या फॉस्जीन बन जाएगा। लीवर जब उसको मेटाबोलाइज करेगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ये तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग उसको ज्यादा अमाउंट में, क्रोनिक अमाउंट मतलब क्या, डेडली अमाउंट में अगर आप उसे कंज्यूम कर लेते हो तो फिर लीवर और किडनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गंदा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देख रहे हैं आप क्लोरोफॉर्म से कितनी दूरी। आपने देखा होगा कि भाई वो नहीं होता है कि हमारे पास जब मूवीज आती थी तो लोगों ने क्लोरोफॉर्म सुंघा देते थे। वो मूवीज में सही लगता है बेटा, अगर आप रियलिटी में किसी को सुंघाने की कोशिश करोगे ना तो वो निपट जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 900 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म पार्ट पर मिलियन। इससे ही हमें डिजीनेस, फटीग और हेडेक हो रहा है। तो सोच लीजिए अगर वो उसने ज्यादा अमाउंट में लिया हुआ 900 ppm से ज्यादा, तो फिर क्या हो जाएगा, है ना भाई, तो वो तो निपट जाएगा बंदा। इससे अच्छा क्या है, आप वहां पे क्लोरोफॉर्म मत सुंघाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है बेटा, आइडोफॉर्म। जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म था वैसे ही क्या है, हमारे पास आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म के लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ट्राई आइडो मीथेन होता है। ये क्या होता है, ट्राई आइडो मीथेन, है ना भाई। अब देखते हैं, आइडोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग इथेनॉल और एसीटोन विद Na2CO3। तो ये हमारे लिए इसकी प्रिपरेशन है। अगर आपके पास इथेनॉल है और आयोडीन गैस और NaOH की रिएक्शन कर दीजिए, आयोडीन और NaOH की रिएक्शन कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे लिए आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यही सेम रिएक्शन हम लोग आगे चल के देखेंगे भी। कहाँ पे देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर देखेंगे, जब मैं आपको आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना भाई। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर हम लोग आइडोफॉर्म का प्रोडक्शन भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथेनॉल की रिएक्शन मैंने I2NaOH के साथ की है। यहाँ पे क्या होता है, I2 और NaOH रिएक्शन करने के बाद इनके, देखिए भाई यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। या फिर यहाँ पे आपको NaOI भी देखने को मिल सकता है, NaOI भी देखने को मिलेगा बेटा, है ना भाई। अगर वहां पे I2NaOH लिखा हुआ हो तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो आपको NaOI भी देखने को मिल सकता है ना भाई। ये NaOI भी कंपाउंड आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए एसीटोन है, उसके ऊपर I2NaOH डाल दीजिए, I2Na2CO3 डाल दीजिए, तो फिर वहां पे भी क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे लिए आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आइडोफॉर्म फॉर्म हो रहा है एसीटोन के साथ में, है ना भाई। तो अगर हमारे पास मिथाइल कीटोन होता है, कोई भी मिथाइल कीटोन हो, है ना भाई, मिथाइल कीटोन मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये कीटोन ग्रुप है, इसके साथ में मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, और साथ में क्या हो मेरे पास, या फिर मिथाइल एल्कोहल हो, है ना भाई, इस तरीके से CH2OH हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे लिए आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे सकते हैं। तो यहाँ पे आइडोफॉर्म हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है। यहाँ पे आइडोफॉर्म ऑब्टेन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडोफॉर्म ऑब्टेन हो रहा है। क्या बोल रखा है, इट इज अ येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो कैसा होने वाला है, येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 392 केल्विन, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक अनप्लेजेंट ओडोर। उसकी स्मेल कैसी होने वाली है, अनप्लेजेंट होने वाली है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में क्या होगा भाई, इनसॉल्युबल होने वाला है। लेकिन वो रेडिली सॉल्युबल किसके अंदर, डिसॉल्व किसके अंदर हो जाएगा, वही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो घुल जाते हैं। किसके अंदर घुल जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। इट हैज बीन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। वो किसकी तरह यूज करते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक एक्शन ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन।
वहां से फ्री आयोडीन निकलती है, इसलिए हम लोग वहां पे उसका एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। किसकी तरह यूज कर सकते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक की तरह। इट एंड दिस नेचर इज ड्यू टू फ्री आयोडीन। किसकी वजह से है वो, फ्री आयोडीन की वजह से। डेट इट लिबरेट एंड डू नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म इटसेल्फ, वो आयोडोफॉर्म अपने आप नहीं बना लेता है। ठीक है भाई, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो अगर हम लोग दवाइयों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने अगले कंपाउंड पे, जो कि क्या होता है हमारे लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और सॉरी, है ना भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, पायरीन के नाम से बुलाते हैं। देखिए यहाँ पे पायरीन, पायरीन के बारे में हम लोगों ने शायद कल ही डिस्कशन किया था। तो ये हमारे पास क्या है, पायरीन है, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, या फिर पायरीन बोल दो। तो क्या लिखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड, है ना भाई। वो कैसा होने वाला है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होगा, और सिकली स्मेल होगी, उसकी गंदी सी स्मेल होगी, है ना भाई। कैसी स्मेल होने वाली, गंदी सी। इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में घुलता नहीं है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो किसके अंदर सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, सच एज ईथर, सच एज ईथर, एल्कोहल एटसेट्रा, उसके अंदर घुल जाता है। इट इज इनफ्लेमेबल, वो कैसा होता है, इनफ्लेमेबल होता है, इसीलिए हम उसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। देखिए भाई क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, कि इट इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनके बनाने के लिए। प्रोपेलेंट ऑफ एरोसॉल कैन, जो एरोसॉल कैन होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। फिर क्या बोल रखा है, फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीऑन्स के प्रिपरेशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इस पायरीन का इस्तेमाल करने वाले हैं, और अदर केमिकल भी बना सकते हैं। और ये किसकी तरह यूज हो सकता है, सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल हो सकता है ना भाई, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल हो सकता है, फिर से वही बात है, सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। किसकी तरह यूज हो सकता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, अंडर द नेम पायरीन, पायरीन की नाम से। और इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में यूज करते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है भाई, इनफ्लेमेबल कंपाउंड है, जलता नहीं है अच्छे से, है ना भाई। तो इसको हम लोग ड्राई क्लीनिंग में यूज करते हैं, है ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अंटिल द मिड 1960s कार्बन टेट्राक्लोराइड वाज वाइडली यूज्ड एज एन क्लीनिंग फ्लूइड। हाउएवर हाउएवर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉजेस लीवर कैंसर इन ह्यूमन, है ना भाई। वो उसके अंदर क्या हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है इंसानों के अंदर, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना भाई। कॉमन कॉजेस क्या होते हैं, डिजीनेस, लाइट हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब कोई भी केमिकल हो, आप सीधी बात उसको कंज्यूम करके देखोगे थोड़ा सा माइल्ड अमाउंट में, तो बस आप तो ऐसा मान के चलिए ये सारी कैटेगरीज आपको ऑब्जर्व होंगी। डिजीनेस होगा, लाइट हेडनेस होगा, है ना भाई, मतलब आपका हेडेक होने वाला है, हेडनेस नहीं हेडेक लिखा होगा यहाँ पे। नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल हो सकता है, आपके जो नर्व सेल होते हैं ना ब्रेन के, या फिर जहां पे भी जो हमारे पास सिग्नल कैरी करके ले जाते हैं, तो वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। इन सेवरल केसेस दीज इफेक्ट कैन रैपिडली, है ना भाई, स्टप्टर, तो कोमा में भी जा सकते हैं लोग, इनफैक्ट डेथ भी हो सकती है, ये देख रहे हैं आप। तो ये क्रोनिक होता है, हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। फिर क्या बोल रखा है, एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड वेपर कैन मेक हार्ट बीट इरेगुलरली, तो जो हमारे पास हार्ट बीट होती है उसको इरेगुलर कर सकता है। व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद आइस इट मे कॉज इरिटेशन टू द आइस, है ना भाई, इरिटेशन टू द आइस, आंखों में इरिटेशन हो सकता है। और हार्ट बीट क्या हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद क्या लिखा है, इट ऑल्सो डैमेजेस इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर भी उसका गंदा इफेक्ट होता है। कार्बन टेट्रा chloride is released into air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer, वो किसको डिप्लीट कर देता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है ना भाई। अपन लोगों ने तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही सुना था, यहाँ तो ये भी डिप्लीट करता है। तो देखिए क्या लिखा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीजेस इन द ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच में लीड टू स्किन कैंसर, इंक्रीज्ड स्किन कैंसर। अब बताओ, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, आई डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना भाई, इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा हमारे लिए। तो देख रहे हैं आप कितने खतरनाक केमिकल होते हैं हेलो एल्केन, वो रिएक्टिव होते हैं,
अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, फ्रियॉन्स की बात हो रही है। फ्रियॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, होते थे। रीजन क्या है, अभी भी यूज होते कहीं कहीं पे, कि हमारे पास ये किसकी तरह यूज होने वाले हैं बेटा, ये यूज होंगे रेफ्रिजरेंट की तरह। रेफ्रिजरेटर जो हमारे पास फ्रिज में गैस भरी होती ना, वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, फ्रियॉन्स क्या होते हैं हमारे, द क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज, देखिए भाई क्या बोला, द क्लोरोफ्लोरो, जिनमें क्लोरीन ग्रुप भी हो, फ्लोरीन ग्रुप भी हो, ऐसे कंपाउंड किसके, मीथेन के डेरिवेटिव और इथेन के डेरिवेटिव, उन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, फ्रियॉन्स का नाम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्रियॉन्स क्या होते हैं हमारे लिए, जो हमारे पास मीथेन और इथेन है उनके ऊपर हम लोग अगर किसका डेरिवेटिव बना दे भाई, क्लोरीन लगा दें और फ्लोरीन लगा दे, तो वो फ्रियॉन्स कहलाएंगे। दी आर एक्सट्रीमली स्टेबल, वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होने वाला है, लो होने वाला है। और वो स्टेबल भी है, एक्सट्रीमली स्टेबल भी है, उनका लो बॉइलिंग पॉइंट है। नॉन इन्फ्लेमेबल है, जलते भी नहीं है भाई वो। नॉन टॉक्सिक है, उनका कोई नॉन टॉक्सिक नेचर है। नॉन कोरोसिव है, खराब भी नहीं होते हैं भाई। इजीली लिक्विफाइबल, देख रहे हो कितनी सारी कैटेगरी बता दी उन्होंने, सब अच्छा अच्छा बताए जा रहे हैं। अभी आप देखोगे इसके ड्रॉबैक भी है ना भाई। हाईली अनरिएक्टिव, रिएक्ट ही नहीं करता ये किसी के साथ, है ना भाई। तो अनरिएक्टिव स्टेबल कंपाउंड है। तो फिर क्या हुआ, दीज आर स्टेबल इवन अंडर हाई प्रेशर, है ना भाई। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की कंडीशन में भी ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेंट, यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेंट, तो हम लोग इनको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कंप्रेसर के अंदर, फ्रिज के कंप्रेसर के अंदर, एसी के कंप्रेसर के अंदर हम लोग एक गैस भरते हैं, तो वो यही गैसेस होती है बेटा जो हम लोग भरते हैं। अमंग दीज डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, है ना भाई, ये वाला जो कंपाउंड है हमारे लिए डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन इज नोन एज फ्रियॉन 12। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रियॉन 12 बोलते हैं, है ना भाई। फ्रियॉन 12 बोलते हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस क्लास बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल यूजेस, वो इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ एंटीमनी फ्लोराइड। किसका इस्तेमाल करेंगे, एंटीमनी फ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए वही रिएक्शन आ गई, स्वार्ट्ज रिएक्शन आ गई। क्या होता है यहाँ पे, हम लोग बड़े वाले कंपाउंड से छोटा वाला कंपाउंड बनाते हैं। तो देखो क्लोरीन है ना, यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन लगा रहे हैं। तो वही भाई स्वार्ट्ज रिएक्शन मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। मैंने बताया था आपको बिग टू स्मॉल करना होता है, बिग टू स्मॉल करना होता है हमें, मतलब बड़ा हेलोजन हटा के छोटा हेलोजन लगाना है। तो वही स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रियॉन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए फ्रियॉन का फॉर्मेशन हो गया। ये पायरीन लिया था हमने, देखिए अब ये पायरीन पढ़ के आए हैं। पायरीन के ऊपर SbF5 की रिएक्शन की, तो SbCl3 बन गया, एंटीमनी क्लोराइड बन गया और फ्रियॉन 1,2 बन गया। ऑल्टरनेटिवली इसको और कैसे बना सकते हैं, HF के साथ रिएक्शन करा के, HF की रिएक्शन करा दो तो भी हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा फ्रियॉन 1,2। इसका यूज क्या होता है, फ्रियॉन यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेंट। वो किसकी तरह यूज हो सकता है, रेफ्रिजरेंट। इन रेफ्रिजरेटर, इन एयर कंडीशनर, जो AC होते हैं हमारे पास, और जो फ्रिजेस होती हैं जिनमें कंप्रेसर में गैस भरी जाती है ना, वो यही गैस भरी जाती है, फ्रियॉन 1,2। और क्या बोल रखा है, these also have been used extensively for propellant for aerosol। एरोसॉल के फॉर्म में भी हम लोग इनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। डिओड्रेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना भाई, जो डिओड्रेंट होते हैं, क्लीनर्स बनाने के लिए, शेविंग क्रीम बनाने के लिए, हेयर स्प्रे बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, इन सब बनाने के लिए हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, डिओड्रेंट बनाने वाले हैं, क्लींजर्स बनाने वाले हैं, है ना भाई, जो साफ करेंगे। लेकिन क्या हो रखा है यहाँ पे जो हमारे पास जो होते हैं ना भाई, वो क्या करते हैं, फ्रियॉन अंडरगो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। उनमें क्या होने वाला, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा। मतलब अगर वो लाइट की प्रेजेंस में आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन कर जाएंगे और रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इनिशिएट रेडिकल चेन, तो देखिए रेडिकल चेन का इनिशिएशन कर देंगे वो। तो वो क्या करता है, विच डिप्लीट द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, वो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा। फिर से वही कहानी आ जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा हमें, है ना भाई। और अल्ट्रावायलेट लाइट रे हमारी स्किन के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। तो देख रहे हो, तो हमारे लिए आसान तो है। देखो ये गैस कितनी बढ़िया है, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है, इजीली लिक्विफाई हो जाती है, हाई प्रेशर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एटमॉस्फेयर के लिए कैसी है बेटा, बहुत खराब है ना भाई। तो इट हैज बीन
ऑल्सो बैंड इन मैनी कंट्रीज, तो बहुत सारी कंट्रीज ने तो इसे बंद ही कर दिया है, बैन कर दिया है इसे। समझ में आई बात? तो इसको बैन कर दिया। तो देखिए आप, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अब नेक्स्ट कंपाउंड है वो कौन सा है भाई? डीडीटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डीडीटी। और इसमें पता है क्या इंपॉर्टेंट है? इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम। बेटा ये जो नेम है ना, 2,2 बिस पहला पैरा क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है बेटा। और यही नेम कई बार पूछ चुके हैं भाई, प्रीवियस ईयर आप पेपर देखोगे ना तो डीडीटी का आईयूपीएसी नेम ही पूछ चुके हैं कई बार, है ना भाई? तो जब फ्री के नंबर मिल रहे हैं तो ले लो। डीडीटी का नाम आपको पता होना चाहिए, आईयूपीएसी नेम, है ना भाई? डीडीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता, ये देखो नीचे बना रखा है मैंने। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है बेटा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आईयूपीएसी नेम लर्न तो कर लीजिए, मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देखिए, है ना भाई? तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। ट्राइक्लोरो इथेन, देखो इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं। तो देखो 2 पे पैरा क्लोरो फिनाइल है ना, पैरा पे क्लोरो है और ये फिनाइल ग्रुप है, ऐसे 2 ग्रुप लगे हैं। तो 2,2 बिस मतलब 2 है, तो 2 है पैरा क्लोरो फिनाइल, है ना भाई? पैरा क्लोरो फिनाइल ग्रुप है। और 1,1,1 तो मतलब 1 पे 3 क्लोरीन लगे हैं ना, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। डीडीटी का ये आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम क्या है? ये कॉमन नेम है पैरा पैराडेश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या नाम है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी, है ना भाई? डीडीटी यहीं से नाम आता है, देखोगे आप, ये देखो ये डी है, ये डी है, और ये क्या है? टी है। तो यहां से नाम आ जाता है इसका डीडीटी शॉर्ट में, है ना भाई? डीडीटी नाम आ जाता है, पैरा पैराडेश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका कॉमन नेम है ना भाई? अब देखिए ये क्या है, हमारे लिए क्या लिखा हुआ है? डीडीटी वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1873। इट वाज नॉट अंटिल 1939 पॉल मॉलर and Geigy Pharmaceutical in the Switzerland discovered its effectiveness as an insecticide। किसकी तरह उन्होंने इस्तेमाल किया? इंसेक्टिसाइड, मतलब जो हमारे पास इंसेक्ट होते हैं उनको मारने के काम में आया। तो उनको नोबेल प्राइज भी दे दिया गया। किसको नोबेल प्राइज दे दिया गया? पॉल मुलर को नोबेल प्राइज दे दिया गया, है ना भाई? है ना भाई? उसके बाद क्या हुआ? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग। इसको बनाया कैसे गया? क्लोरल लिया गया बेटा, हमने अभी क्लोरल यूज किया था हमने। देखो ये क्लोरल है हमारे लिए, इस क्लोरल की रिएक्शन किसके साथ में कराई गई? क्लोरोबेंजीन के साथ में कराई गई। 1 मोल तो हमें क्या लेना है भाई? क्लोरल लेना है। और 2 मोल क्या लेना है हमारे? हमें क्लोरोबेंजीन लेना है। तो हमारे पास डीडीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन मीडियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मीडियम हमें कौन सा लेना है? यहाँ पे एसिडिक मीडियम लेना है बेटा। जब आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो फिर डीडीटी का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। और यूज कैसे करते हैं? इंसेक्टिसाइड की तरह। अब डीडीटी जो होता है ना, वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर लिखा है, बट मॉडरेटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा बहुत घुल जाता है। इट इज अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड, वो किसकी तरह यूज कर सकते हैं हम लोग? इंसेक्टिसाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड फॉर किलिंग मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट, है ना भाई? तो उनको मॉस्किटो मच्छर मारने के काम में आ सकता है, और दूसरे इंसेक्ट होते हैं उनको मारने के काम में आ सकता है। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, साइड इफेक्ट ऑफ डीडीटी। बहुत खतरनाक चीज है ये डीडीटी, आपको यकीन नहीं होगा, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? डीडीटी इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड। द यूज ऑफ डीडीटी increased enormously after World War II because of its effectiveness for mosquito spread malaria lice carry. However, it was realized that excessive use of DDT may lead to problem. Many species of insect developed resistance to DDT. वो किसके लिए डेवलप कर लिया रेजिस्टेंस उन्होंने? DDT के लिए। Also, DDT was found to have high toxicity toward fishes. जो हमारे पास मछलियां होती है ना, उनके लिए भी ये क्या है भाई? टॉक्सिक होता है। द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज द प्रॉब्लम। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो डिग्रेड नहीं होता, मतलब एक तरीके से टूटता नहीं है वो कंपाउंड, है ना भाई?
वो जैसा बना है वैसे ही। इट्स रेसिड्यू अक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट एंड लीड्स टू, है ना भाई, डेंजरस इफेक्ट, है ना भाई। तो डेंजरस इफेक्ट होते हैं उसके। भाई मैं तो आपको सिंपल बताता हूँ। आप ऐसा सोचिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है डीडीटी, और उसको मैंने डाल दिया इंसेक्ट के ऊपर, है ना भाई, इंसेक्ट के ऊपर डाल दिया। अब क्या होगा, इंसेक्ट को कोई ना कोई तो खाएगा, है ना भाई। तो फूड चेन बनती है हमारे पास। तो फाइनली क्या देखा गया, मान लो अगर हमारे पास इंसेक्ट को फाइनली ईगल ने खा लिया, मान लो ईगल जो टॉप मोस्ट कंज्यूमर हो गया, तो ईगल, देखो भाई ये डीडीटी इंसेक्ट के अंदर गया, इंसेक्ट के थ्रू फाइनली कहां गया, ईगल के अंदर आ गया। अब बताओ ईगल की हेल्थ कैसे इफेक्ट करेगी। मान लो ईगल एग देती है, क्या देती है, एग देती है। तो उसका एग का शेल क्या हो गया बेटा, खराब होने लगा। ऐसा मान के चलो ना, इस तरीके से मान लो। तो फिर वो क्या हो रहा है, हमारे लिए बहुत डेंजरस हो गया था ये कंपाउंड। तो इसको भी बैन करना पड़ा हमें, डीडीटी को। इसके अलावा हमें और दूसरे इंसेक्टिसाइड की क्या करनी पड़ी बेटा, रिसर्च करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर देखते हैं हम लोग, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कौन सा वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारे लिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। 6 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। यहाँ पे डीडीटी में आप इसका आईयूपीसी नेम जरूर याद रख लेना बेटा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा भी दूंगा कि उसमें पूछा गया राइट द आईयूपीसी नेम, मतलब व्हाट इज द आईयूपीसी नेम फॉर डीडीटी विच इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको ऑप्शन भी दिखाऊंगा, ठीक है भाई। उसमें बस थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो इसमें कुछ ज्यादा देखो कितना बड़ा बड़ा बना के रखा है, हो कुछ नहीं रहा। यहाँ से H2O को बाहर कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होती है, टॉवल होती है, तौलिया होती है, वो पानी को सोख लेती है। तो देखो ये पानी निकल गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 में चेंज हो गया होगा, और यहाँ पे डीडीटी का फॉर्मेशन हो रहा है ना भाई। तो डीडीटी का आप आईयूपीसी नेम और कॉमन नेम जरूर याद रखें, इसका हार्मफुल इफेक्ट भी। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक बच गया था, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्या है, एनालिसिस एंड डिफरेंसेस बिटवीन, एनालिसिस एंड डिफरेंसेस बिटवीन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स में हम लोग डिफरेंसेस कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर हमारे पास हेलो एल्केन होते, तो हेलो एल्केन क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, वेरी वेरी रिएक्टिव होते हैं। तो वो इजीली रिएक्ट कर जाएंगे, और कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो उसके साथ फटाक से रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हेलो एरीन्स के केस में वो इतने अच्छे रिएक्टिव नहीं होते। द हेलोजन एटम इन द हेलो एरीन्स इज स्ट्रांगली हेल्ड टू द न्यूक्लियस। वो किससे हेल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वहां पे। इट कैन नॉट इजीली रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली बाय न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल उनको इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते। आगे आते क्या लिखा है, द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फॉलोइंग टेस्ट। तो सबसे पहला टेस्ट बता रखा है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अब बताइए सिल्वर आ गया फिर से, तो इसकी हाई एफिनिटी होती है किसके लिए भाई, भाई किसके लिए एफिनिटी होने वाली है इसकी हाई, हेलोजन के लिए। तो क्या होगा, फिर से देखिए आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपने देखा कि जैसे इन द टेस्ट हेलाइड आर वार्म्ड विथ aqueous or alcoholic KOH, then the solution is acidified with dilute HNO3 and AgNO3 is added. If precipitation occur, अगर वहां पे कोई precipitate occur हो रहा है, तो वहां पे हमारे पास कौन कौन से होंगे, देखिए बेटा अगर वहां पे पीपीटी मिलता है हमें, तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए एल्काइल होंगे। एल्काइल ग्रुप हो सकता है वहां पे, है ना भाई, मतलब एल्काइल हेलाइड हो सकते हैं, बेंजाइल हेलाइड हो सकते हैं, है ना भाई, या फिर एलाइल हेलाइड्स हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है ना भाई। लेकिन अगर वहां पे प्रेसिपिटेट डज नॉट अकर, अगर वहां पे प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, वहां पे वो एराइल या फिर विनाइल हेलाइड्स की बात होगी। किसकी बात होगी, एराइल या फिर विनाइल हेलाइड्स की बात होगी। तो एल्काइल हेलाइड कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एल्काइल हेलाइड्स कौन कौन से होते हैं, जिनमें जैसे कि कार्बन के साथ में कार्बन sp3 होना चाहिए हमारे लिए, और हेलोजन एटम होना चाहिए, तो ये एल्काइल हेलाइड है। बेंजाइल हेलाइड क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये पीएच ग्रुप है, ये बेंजीन की रिंग है, उसके बगल में CH2 है और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे हमें पीपीटी देखने को मिलेगा। और फिर एलाइल हेलाइड कौन से होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था इस तरीके से हमारे पास ये वाले कंपाउंड होंगे। तो देखो यहाँ पे sp3, ये देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन है,
और उसके ऊपर क्लोरीन है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनसे हमें क्या देखने को मिलेगा, पीपीटी ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे पीपीटी ऑब्जर्व होने वाला है। लेकिन इन वाले केस में मान लो अगर बेंजीन के साथ में डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड है ना भाई, यहाँ पे डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड है, तो यहाँ पे कोई पीपीटी देखने को नहीं मिलेगा। या फिर विनाइल क्लोराइड है, इस तरीके से सीएल लगा हुआ डायरेक्ट, तो यहाँ पे कोई भी पीपीटी आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब देखिए भाई, इसके बाद क्या है, लसाइन टेस्ट हो सकता है। लसाइन टेस्ट क्या होता है भाई, लसाइन टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। लसाइन टेस्ट में क्या होता है, ये दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द हेलोजन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड और नॉट, है ना भाई, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे लसाइन टेस्ट से। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, लसाइन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, मानते हैं हमारे पास एक ट्यूब होती है बहुत पतली सी, उसके अंदर हम लोग सोडियम मेटल को फ्यूज कराते हैं। फ्यूज कराते मतलब क्या, पिघलाते हैं एक तरीके से। और जब वो पिघल जाता है तो उसके अंदर हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, तो उसके साथ क्या हो जाता है, सोडियम मेटल फ्यूज कर जाता है। और अगर वहां पे क्लोरीन होगा तो फिर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन होगा तो सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और फिर जैसे ही हम उसमें AgNO3 डालेंगे और अगर उसमें पीपीटी आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, कि हमारे पास एक तरीके से हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो देखो, अगर हमारे पास व्हाइट पीपीटी आता है, कैसा आता है, AgNO3 डालने के बाद व्हाइट पीपीटी आता है, और वो सॉल्युबल होता है NH4OH में। किसके अंदर सॉल्युबल होता है, NH4OH के अंदर सॉल्युबल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, वो क्लोराइड है, वहां पे क्लोरीन है प्रेजेंट, है ना भाई। अगर वहां पे लाइट येलो पीपीटी आता है और पार्शियली सॉल्युबल होता है NH4OH में, तो हम क्या बोलते हैं, वो ब्रोमाइड है। और डार्क येलो कलर का पीपीटी आता है और इनसॉल्युबल है इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड। क्या बताया गया बेटा यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास कोई कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना भाई। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्लोराइड है ना भाई, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का एटम है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट। तो फिर क्या होगा, अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज कराएंगे सोडियम मेटल के साथ, तो फिर क्या होने वाला है, वहां पे NaCl का फॉर्मेशन होगा। और NaCl और AgNO3 की रिएक्शन से वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, AgCl फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो AgCl होता है ना, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है इसका। कौन से कलर का पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये किसके अंदर सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH के अंदर वो क्या होगा, सॉल्युबल होता है ना भाई। ये पहला पॉइंट था। अब देखो, अगर उसके अंदर क्लोरीन हुआ तो ये ऐसा होगा, अगर मान लो उसके अंदर ब्रोमीन हुआ तो फिर क्या होगा भाई, तो जो हमारे पास फ्यूज होने के बाद, सोडियम से फ्यूज होने के बाद जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। और उसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग AgNO3 के साथ, तो क्या होने वाला है, आप नोटिस करोगे, AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो फिर वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, वहां पे फॉर्म हो जाएगा AgBr। अब ये जो AgBr का पीपीटी होगा, ये थोड़ा सा लाइट येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, लाइट येलो पीपीटी होता है, लाइट येलो पीपीटी होगा। और ये हमारे लिए पार्शियली सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, पार्शियली सॉल्युबल इन NH4OH। वो पार्शियली सॉल्युबल होगा NH4OH के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास येलो कलर का होगा, लाइट येलो कलर का पीपीटी होगा, और पार्शियली सॉल्युबल होगा NH4OH के अंदर, है ना भाई। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट भी आप बना लेंगे ना, NaNO3 बनेगा बाई प्रोडक्ट, ये तो आपको पता होगा, वो aqueous फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे भी NaNO3 बनेगा, वो तो सॉल्युबल रहता है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा भाई, अगर मान लेते हैं हमारे पास आयोडाइड होता है, क्या होता है बेटा, आयोडाइड भी तो हो सकता है, मतलब आयोडीन हो सकता है। तो फिर क्या होगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा, वहां पे फॉर्मेशन किसका होगा, Na का फॉर्मेशन होगा। जब वो रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ में, तो वहां पे सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब AgI का फॉर्मेशन होगा, है ना भाई। और साथ में NaNO3 भी बन जाएगा, वो तो सॉल्युबल रहता है। ये जो AgI का पीपीटी होता है, ये हमारे लिए डार्क येलो कलर का होता है पीपीटी, डार्क येलो कलर का पीपीटी होगा, है ना भाई। और ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल मतलब घुलता नहीं है, ये इनसॉल्युबल होगा किसके अंदर, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो किसी के अंदर घुलेगा नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होगा। ये डार्क येलो पीपीटी होने वाला हमारे लिए, और इनसॉल्युबल होगा किसका, AgI का, अगर वहां पे AgI है। ये AgBr का।
अगर AgCl होता है तो वाइट PPT होता है, और वो सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, है ना भाई। तो ये हमारे पास क्या था भाई, ये आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, और साथ के साथ ही हमारे ये टॉपिक भी खत्म होता है बेटा, है ना। अब हम लोगों की मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना भाई। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल, है ना भाई। आप सभी जुड़े इस सीरीज से, है ना भाई, मुझे अच्छा लगा। और अब हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट सीरीज में हम लोग जल्दी से जल्दी मिले, है ना भाई। आप लोग होमवर्क कीजिए भाई। होमवर्क का मतलब क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, आप फिर से बता देता हूँ कि होमवर्क क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी सॉल्व कर ले उसके सारे क्वेश्चन। भाई एनसीईआरटी मतलब इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए, ठीक है भाई। ये पहला होमवर्क है। दूसरा क्या कर लीजिए, इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। तीसरा आप कर लीजिए भाई, यहाँ पे कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर लीजिए, रेफरेंस बुक सॉल्व कर लीजिए, है ना भाई। और फिर उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव वाला कोई सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना भाई। यानी कि PYQs आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड की तैयारी के लिए तो भाई इतना सफिशियंट है, इतना कर लिया आपने, सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया, तो मतलब आप मान के चलिए आपने बोर्ड एग्जाम क्रैक कर लिया। बोर्ड में आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे भाई। लेकिन अगर आपने भाई यहाँ पे ये रेफरेंस बुक के क्वेश्चन लगा लिए, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन लगा लिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, और अदर बुक के भी, है ना भाई। थोड़ा सा था, अब लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने उतना सॉल्व कर लिया तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप देखिए, अगर आपने रेफरेंस बुक भी कर लिया तो आप नीट के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, जेई मेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं, है ना भाई। और उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं किसके लिए, देखिए नीट, जेई, और उसके अलावा CUET के लिए। CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है बेटा। आप CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्स में केमिस्ट्री ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप BSc ऑनर्स करना चाहते हैं, है ना भाई, CUET UG मतलब अगर आप BSc ऑनर्स कर ले, ऑनर्स कोर्स होता है हमारे लिए किसका, केमिस्ट्री में, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो BSc ऑनर्स केमिस्ट्री से करने के लिए, है ना भाई, CUET UG भी। और जिन बच्चों को केमिस्ट्री पसंद है वो तो मैं तो बोलता हूँ कि आप यहाँ से कीजिए, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री से कीजिए। इनफैक्ट अभी नई नोटिफिकेशन तो ये भी आई है कि आप अंडर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप PhD, मतलब उस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आप PhD भी कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो आप ऐसा मत समझिए, मतलब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में, तो फिर आप ऐसे जाइए। इंजीनियरिंग की करनी है तैयारी तो बेटा उसके लिए क्वेश्चन बहुत सारे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतने कर लो, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही होता है हमारे लिए, है ना भाई। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, उसमें हम लोग क्या लाने की कोशिश करेंगे, है ना भाई, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स लेके आएंगे। तो ये नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ये नोट्स मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा बेटा, है ना भाई, PDF के फॉर्म में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना भाई। मैं एक काम करूंगा, इनको गूगल ड्राइव में सेव कर दूंगा, तो उसकी लिंक अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे क्या कीजिए भाई, डाउनलोड कर लीजिए, है ना भाई। और कोशिश कीजिए कि आप सभी बच्चे भाई जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना भाई, कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं आपको सभी को, है ना भाई, मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को मैं इतना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, आपके अच्छे से अच्छे नोट्स बन जाएंगे, है ना भाई। सारी की सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल हो रही हैं, तो आप लाइक कर दीजिए बेटा, है ना भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना भाई। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, है ना भाई। और अगर आप चाहते हैं कि आप टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट हो, तो 8756841704 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, है ना भाई। कॉल मैं अटेंड नहीं करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर आप
व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता भी सकते हैं, है ना भाई। थैंक यू एवरीवन, है ना भाई। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल। और इस सीरीज के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर देखिए मोस्ट प्रोबेबली अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है भाई, थैंक यू एवरीवन।